नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अध्ययन अध्यापन खासकर ला म्यूचुअल डिस्कशंस का विषय होता है और जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम लोग सही निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकते हैं और पता नहीं चलेगा कि क्या इसका वास्तविक होगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे बिंदु पर, क्योंकि इस समय काफ़ी इस पर कार्य किया जा रहा है और एक जुडिशियल सिस्टम्स जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स है, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी समस्याएं होती आती हैं, मुलजिम गायब हो जाते हैं, उन पर ट्रायल नहीं हो पाता है। फिर करते करते आपने देखा होगा कई ऐसे मामलों के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसा कि अभी एक मामला मेरे सामने आया था जिसमें बहुत दिन तक मुलजिम नहीं रहा और जब मुलजिम आया तो साक्षी नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थितियों के संदर्भ में एक धारा है, धारा 335 BNSS, उसमें विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी साक्ष्य जब कोई ट्रायल होता है माननीय न्यायालय में, तो साक्ष्य का अंकन अभियुक्त की उपस्थिति में या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में किया जाता है। यानी कोई भी साक्ष्य न्यायालय अगर ग्रहण करता है, न्यायालय अगर अंकित करता है, लिखता है, तो अभियुक्त की या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखता है। यदि अभियुक्त उपस्थित है तो अभियुक्त की उपस्थिति में, और यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं है तो हाजिरी माफ़ी दे रखा है तो हाजिरी माफ़ी स्वीकृत करते हुए उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब अभियुक्त लगातार गैर हाजिर रहता है, उसके विरुद्ध न्यायालय NBW करता है। धारा 82 CRPC, जो वर्तमान में 84 BNSS है, और धारा 85 धारा 83 CRPC, और जो कि अभी वर्तमान में BNSS में धारा 85 है, की कार्रवाई भी करती है। फिर भी अभियुक्त मिलता नहीं है, उसकी खोजबीन की जाती है, काफ़ी उसकी तलाश की जाती है, दबिश दी जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों के बारे में धारा 335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महत्वपूर्ण प्रावधान करती है कि कब एक अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य अंकित किया जा सकता है और साक्ष्य को कब उपयोग में लाया जा सकता है। तो 335 का जो पहला खंड है, 335 की उपधारा 1, वो पुरानी जो 299 धारा थी CRPC की, उसी के समतुल्य है। 335(1) क्या कहती है? 335(1) में प्रावधान किया गया है कि यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसकी तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, कोई अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसका तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध के जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध में साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर गया है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता, या उसकी हाजिरी इतने विलंब और व्यय के बिना, इतने विलंब व्यय या असुविधा के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों
में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती है। तो 299 जो पहले थी, अब धारा 335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की उपधारा 1 है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि अभियुक्त फरार हो जाता है और उसके निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है, तब न्यायालय, जो सक्षम न्यायालय जो ट्रायल कर रहा हो या जिसको उस मामले को सुपुर्द करने की अधिकारता हो, उसके समक्ष यदि लंबित है, तो वह न्यायालय उसमें अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। और जब कभी वो गिरफ्तार करके लाया जाता है और उसका ट्रायल किया जाता है या उसकी जांच की जाती है, और वह अभियोजन साक्षी जिनका साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है वो मिल नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, या उनकी उपस्थिति इतने विलम्ब और व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगा, नहीं कराई जा सकती है, तो वो उसको जो है वो लिया जा सकता है, रिकॉर्ड्स में लिया जा सकता है और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसकी एक जो महत्वपूर्ण धारा 335 की का खंड 2 है, 335 की उपधारा 2। 335 की उपधारा 2 एक नवीन प्रावधान है जो जोड़ा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, पता नहीं चलता है कि किसी व्यक्ति ने किस हत्या किया है या कोई अपराध किया, उसी के लिए यह प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, इस बात को ध्यान रखिए, 335(2) की जो अधिकारता है वो केवल उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्षियों को जो अपराध के बारे में कोई साक्ष्य दे सकते हैं वो परीक्षा करे, और ऐसा लिया गया कोई भी अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर कोई मामला है वो मृत्यु, 335(2) में प्रावधान यह है कि कोई मामला ऐसा है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, अपराध कैसा हो, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों में ये धारा लागू होती है। तो पहला तो किन अपराधों में लागू होगी? ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान हो। दूसरी बात इसका इंग्रेडिएंट से है कि वो मामला अज्ञात में पंजीकृत हो, पता नहीं चल रहा हो कि किस व्यक्ति ने या अज्ञात कई व्यक्तियों ने कोई अपराध किया है। ये तो है कि अपराध किया गया है, लेकिन किसने किया पता नहीं है, अज्ञात में मामला है, तो अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, तो सेशन न्यायालय या सामान्य उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकता है कि वह जो है उस मामले से परिचित साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों परीक्षा करे, और ऐसा लिया गया कोई अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि कब दिया जा सकता है? यदि अभिसाक्षी मर जाता है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो साक्ष्य संकलन होता है उसको भी प्रभावी बनाता है, क्योंकि समानता आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस में पुलिस के समक्ष दिया गया साक्ष्य या 164 भी आप कराते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होता है, वो ट्रायल में एकदम वैसे एक्सक्लूसिवली ग्राह्य नहीं होता। तो 335 तो ये प्रावधान करती है कि वो जो है जो भी साक्ष्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।